हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अपने 6 नंबर का मौलिक अधिकार है। पहले मूल संविधान था, उसमें 7 होते थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से और उसको 301 में डाल दिया गया। ठीक है, तो अपने 6 नंबर का मौलिक अधिकार है। इससे पहले 5 मौलिक अधिकार थे। 5 मौलिक अधिकार में सबसे पहले हमने देखा समानता का अधिकार देखा था, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार देखा था, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा था, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखा था, और ये 6 नंबर का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको बोला जाता है। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि इसके बिना जो बाकी के आपके 5 जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है, अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका उपचार आपको मिलेगा नहीं। उपचार नहीं मिलेगा, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उपचार नहीं ले सकते, तो क्या हो जाएगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। उस हनन को बचाने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जोड़ा गया था मूल अधिकार में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे संविधान में भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना मूल अधिकार क्या है, अर्थहीन है। इसलिए आगे जाके क्या कहते हैं कि ये भारतीय संविधान जो है उसकी आत्मा और हृदय दोनों है। क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय दोनों बताया है कि अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का क्या है, आत्मा है और उसका हृदय है। यदि बात करते हैं डायरेक्टली, यदि आपसे पूछा जाए, जैसे मेंस का क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा लिखो, तो भारतीय संविधान की यदि आत्मा की बात होती है, सीधा आत्मा ही, तो वो प्रस्तावना को बोलेंगे। ठीक है, वो प्रस्तावना को, प्रीम्बल को बोलेंगे। यदि यहां पे नाम दे के पूछ लिया जाता है ठाकुर दास भार्गव का यदि नाम देके पूछ लिया जाता है कि इन्होंने आत्मा किसे कहा था, तो आत्मा यदि पूछ लिया जाता है कि ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तो वो आपका प्रस्तावना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रस्तावना से 2-3 टाइप बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आत्मा जो है आपका किसको कहा जाएगा, प्रस्तावना को कहा जाएगा। ठाकुरदास भार्गव का नाम देके पूछ लिया जाए तो किसको कहा जाएगा, प्रस्तावना को कहा जाएगा। और यदि डॉक्टर अंबेडकर साहब का यदि नाम लेके पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है, क्योंकि उनको बोला गया है ना कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के जनक ही नहीं अपितु जननी है। ये कोटेशन किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है इसमें। अनुच्छेद जो 32 है, पहली बार तो ये अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है लेकिन अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। अब ये अधिकार नहीं है तो क्या है, ये जो आपको इससे पहले 5 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उन 5 मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट का रक्षक है, रक्षा करता है आपके मौलिक अधिकारों की। इसमें देखिए क्लोज दिए गए हैं, 4 क्लोज दिए गए हैं। इसको 32 को, जो अनुच्छेद 32 है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 32(1) के अंदर क्या बोला गया है कि व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को परिवर्तित करवा सकता है। क्या बोला गया है कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन बोल दो, अतिक्रमण बोल दो, अतिक्रमण होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से परिवर्तित करवा सकता है, या जिसको क्या बोलोगे आप, परिवर्तन बोल सकते हो। ठीक है, परिवर्तन करवा सकता है। क्या करवा सकता है, परिवर्तन करवा सकता है। सीधा जो है आपका परिवर्तन, जो मौलिक अधिकार जो है उनका परिवर्तन करवा सकता है। पहला क्या बोला गया है, पहले क्लोज में बोला गया है कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, अतिक्रमण होता है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करवा सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करवा सकता है, लागू करवा सकता है, अपने मौलिक अधिकारों को बचा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्लोज 2 के अंदर क्या बोला गया। व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आदमियों को है, भारतीय नागरिकों को है और विदेशी नागरिकों को, दोनों को प्राप्त है ये। ठीक है,
आगे इसके अंदर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पहले व्यक्ति को दे दिया, फिर दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके आदेश और निर्देश के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा। मतलब जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि उनको बचाएगा, उनकी रक्षा के लिए क्या करेंगे 5 प्रकार की रिटें जारी करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो ये तो व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को बचा लीजिए, ये व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स के आदेश व निर्देश, आदेश व निर्देश, फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी आप आदेश या निर्देश दे दीजिए और 5 प्रकार की रिट जारी करिए, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति। पांच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। पहले में क्या बोला गया है? यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि भाई यदि किसी भी व्यक्ति या फिर मौलिक अधिकार जो है उनके परिवर्तन के लिए आपको आदेश जारी करने पड़े, निर्देश जारी करने पड़े, या फिर आपको 5 प्रकार की जो भी रिटें जारी करनी है वो काम आपको करना होगा, ठीक है। आगे देखिए इसका तीसरा क्या बोल दिया है? पहला बोल दिया व्यक्ति को, दूसरा सुप्रीम कोर्ट को, तीसरा बोल दिया संसद को बोल दिया कि यदि संसद यदि आवश्यक समझे तो जो अपनी रिट जारी करने की जो अधिकारिता है, रिट जारी करने की जो अधिकारिता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की अधिकारिता है वो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। क्या बोला है? संसद को विधि बनाकर रिट जारी करने की अधिकारिता, रिट जारी करने की जो अधिकारिता है वो अन्य न्यायालय को दे सकती है। क्या दे सकती है? अन्य न्यायालयों को दे सकती है, क्योंकि संसद कोई भी काम करेगी तो वो विधि बनाकर ही करेगी। तो वो क्या करेगी? संसद विधि बनाकर रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अन्य न्यायालयों को दे सकती है, जिला कोर्ट को दे सकती है कि जिला कोर्ट है वो भी रिट जारी करेंगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त और जोड़ दी कि हाँ, यदि आप जिला न्यायालय को दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति दी गई है उस शक्ति के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। आप हो सकता है जिला न्यायालय को दे दो, ऐसा नहीं कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने की शक्ति खत्म करवा दो और किसको दे दो? भाई जिला न्यायालय है वो ये काम करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को खत्म नहीं कर सकते, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। आप अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता दे सकते हो। आगे देखिए 4 नंबर पे क्या कहता है कि आपका कि इस जो ये भाग दिया गया है, भाग 3 का दिया गया है, इस भाग के जो मौलिक अधिकार हैं उसको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जाएगा। यदि उसका प्रावधान संविधान में यदि कहीं है तो उसके आधार पर किया जा सकता है। क्या बोला गया है कि संविधान में यदि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है तो निलंबित आप नहीं कर सकते। यदि संविधान में कहीं भी ऐसा प्रावधान है निलंबन करने का तो ही मौलिक अधिकार निलंबित होंगे। तो क्या बोला गया है कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं होंगे, किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं होंगे। हाँ, यदि ऐसा संविधान में कहीं प्रावधान है तो निलंबित कर सकते हो। हाँ, यदि ऐसा कहीं प्रावधान है तो निलंबित कर सकते हो, क्या बोला गया है? पहला पैरे के अंदर क्या बोला गया? व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा जो आपका पैरा है, दूसरा क्लॉज 2 है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो
मूल अधिकारों को परिवर्तन करवाने के लिए आदेश निर्देश भी जारी करेंगे, साथ में 5 प्रकार की रिटें जारी करने के लिए बोला गया है। आगे तीसरा जो है वो क्या बोला है कि संसद जो है विधि बनाकर जो रिट जारी करने की अधिकारिता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। चौथा जो बोला गया है उसके अंदर बोला गया है कि यदि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जाएंगे, हाँ यदि तब किए जा सकते हैं जब ऐसा प्रावधान कहीं संविधान में है। तो देखिए ऐसा प्रावधान कहां पे है, संविधान में प्रावधान देख लेते हैं। संविधान में फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का प्रावधान, निलंबन का प्रावधान देख लेते हैं। निलंबन का प्रावधान कहां है? दो जगह दिया गया है, दो जगह दिया गया है। बहुत बार मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार प्री के अंदर भी पूछ लिया जाता है। एक तो दिया गया है 358 का आर्टिकल और एक दिया गया है 359 का आर्टिकल। 358 का जो आर्टिकल दिया गया है, 358 का जो आर्टिकल दिया गया है उसके अंदर बोला गया है कि यदि 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है, युद्ध आपका युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह, 3 आधारों पे लगता है ये। यदि 352 लगता है तो स्वतः ही क्या हो जाता है आपका अनुच्छेद जो 19(1) है, 19(1) जो है वो निलंबित हो जाता है। जब यदि देश के अंदर 352 राष्ट्रीय आपात कहीं पे लग जाता है तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, अनुच्छेद 19(1) की जो आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ये खुद से निलंबित होगा, ये खुद से निलंबित होगा। और अनुच्छेद 359 जो है वो भी 352 राष्ट्रीय आपात के आधार पर निलंबित होगा। लेकिन यहां पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो अधिसूचना से निलंबित करेंगे। क्या करेंगे? अधिसूचना से निलंबित करेंगे। राष्ट्रपति जो है अधिसूचना निकालेंगे, है ना, उस नोटिस से ही क्या किया जाएगा, निलंबित होंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निलंबित होंगे। इसके अलावा आप किसी भी बेस के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है, निलंबित होंगे। देखिए ये जो है ये राष्ट्रपति अधिसूचना के ऊपर निलंबित करेंगे। तो राष्ट्रपति यदि अधिसूचना के ऊपर निलंबित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप, अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे, कभी भी निलंबित नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, है ना, वो किसी भी हालत के अंदर क्या होंगे, निलंबित नहीं होंगे। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं वो किसी भी परिस्थिति के अंदर निलंबित नहीं होंगे। ये जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकता है, यहां तक कि इवन 32 जो है उसको भी निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं यदि राष्ट्रीय आपात लग गया है तो वो एक अधिसूचना, अनुच्छेद 359। ये दोनों का एक अंतर हो जाता है, अंतर हो जाता है। या दोनों के बीच में सहयोग लिखना होता है तो सहयोग भी लिख सकते हो, या दोनों को जोड़ के 352 से लिखना पड़ता है तो ये भी लिख सकते हो। यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन मेंस के लिए बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 जो है, 19 जो है उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बोस संघ घूमा, बोस संघ घूमा और क्या किया, और बस व्यापार किया, और बस व्यापार किया। यही तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर चय की जो स्वतंत्रता थी व्यापार करने की, उसकी संपत्ति की, वो हटा दी गई है ना। तो बोस संघ क्या हो गया, आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी। पहले में क्या हो गया, क में 19(1) क में बोलने की स्वतंत्रता होगी। स का मतलब आपको सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता होगी। आगे संघ का मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। घूमने की स्वतंत्रता, देश के अंदर आबाद तौर पे कहीं पर भी आप घूम सकते हो। व्यय का मतलब आपको बसने की, निवास करने की स्वतंत्रता होगी। और व्यय का मतलब होता है व्यापार करने की, आपको आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये बहुत बारीकी से अपन ने पढ़ लिया, ये देख लिया अपन ने। अब बात करते हैं इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट। एक तो आती है हाई कोर्ट की रिट और एक सुप्रीम कोर्ट की रिट। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ले लेते हैं क्योंकि पहले बड़ा ले लेते हैं। यहां पे आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की रिट, उच्चतम न्यायालय की रिट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। ये हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय बोला जाता है, हाई कोर्ट जिसको बोला जाता है। इनकी रिट अधिकारिता देख लेते हैं। दोनों में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, या सीधा का सीधा कोटेशन डाल के आपसे पीटी का बेस भी करवा सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं,
केवल फंडामेंटल राइट्स जो हैं, केवल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं के संबंध में क्या निकालेंगे, रिट जारी करेंगे, रिट जारी करेंगे। और ये क्या होगा, हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के संबंध में अनुच्छेद 226 की बात होती है, यहां 32 की। अनुच्छेद 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स जो आपके मूल अधिकार हैं उसके संबंध में निकाल सकते हो। यदि आपका कोई कानूनी अधिकार है उसके संबंध में आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई अन्य मामले को लेके भी यदि हाई कोर्ट को रिट जारी करना हो तो रिट जारी कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो रिट अधिकारिता क्षेत्र है वो बड़ा है, हाई कोर्ट का रिट अधिकारिता क्षेत्र बड़ा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रिट अधिकारिता क्षेत्र क्या है, छोटा है। दूसरी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश के ऊपर क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, पूरे देश के नागरिकों के ऊपर, देश के सभी नागरिकों पे, सभी नागरिक इसमें आएंगे। मतलब इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, रिट अधिकार क्षेत्र कम हो गया, है ना। और ये केवल संबंधित राज्य जो होगा केवल उस राज्य के लिए क्या करेगा, रिट जारी करेगा। तीसरी बात बोला है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के लिए भी रिट जारी कर सकता है। उत्प्रेषण रिट होती है जो न्यायिक और अर्धन्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ जारी की जाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के खिलाफ भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। उस रिट का नाम क्या है, उत्प्रेषण है, ठीक है। उत्प्रेषण रिट जो है वो क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के क्या नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं कर सकता। तीसरा क्या बोला है, चौथा देखिए क्या बोला है, चौथा बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रिट जारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसके न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आएगा। रिट जो है वो जारी करनी होगी क्योंकि ये मना नहीं कर सकता अपना कार्य के लिए, क्योंकि ये इसके रिट जो है न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है, मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद 32(2) के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक बताया, मतलब मौलिक अधिकारों का क्या बताया गया है, मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है उनका संरक्षक बताया गया है। जबकि इसके ऊपर क्या है, अपने खुद के मन के ऊपर डिपेंड है, यदि चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तीसरी बात बोला गया, आगे देखिए पांचवी क्या बोला गया, इसको रिट की शक्ति दी गई है, इसको क्या दी गई है, शक्ति दी गई है, रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, संविधान में स्पेशली बोला गया है। और इसको शक्ति का ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें जो है तो हमारे बेटे को भी वो चीज होगी, तो क्या हो गया, इसको भी शक्ति दी गई है, लेकिन संविधान में कहीं शक्ति नहीं दी गई। तो ये आप अंतर भी लिख सकते हो, ये आप इसके बारे में दोनों की जो है रिट अधिकारिता, उन दोनों के अंतर लिख सकते हो, दोनों का सहयोग लिख सकते हो, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाए तो आप मेंस में लिख सकते हो, ठीक है। यदि बात करते हैं न्यायिक अधिकार क्षेत्र की, रिट अधिकारी क्षेत्र की, तो रिट अधिकार क्षेत्र जो है सुप्रीम कोर्ट का तो कम होता है, केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए निकालता है, और जबकि हाई कोर्ट का ज्यादा होता है, ये हमने देख लिया। दूसरी बात, क्षेत्र की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के नागरिकों पर लागू होता है, जबकि हाई कोर्ट है राज्य विशेष के लोगों पर ही लागू होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं कि रिटे देख लेते हैं। रिटे जो हैं 5 प्रकार की रिटे भारतीय संविधान में ली गई हैं, 5 प्रकार की। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका संरक्षक कौन है, संरक्षक या रक्षक, तो वहां पे आपके हाई कोर्ट भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, क्योंकि इस प्रकार की एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो रिटे की बात करते हैं, सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले रिट आती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको क्या बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब सशरीर आदमी को पेश करना। इसको एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि होपस कॉर्पस में क्या दिया गया है। दूसरा आता है परमादेश। क्या आता है, परमादेश। परमादेश मतलब आदेश से भी बड़ा आदेश, कि हम आदेश देते हैं। तो क्या बोला गया है मेंडामस में, परमादेश। इसको भी एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पे 2 नंबर पे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया,
फिर आपका प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया और अधिकार पशुता हो गई। तो क्या हो गया? प्रतिषेध हो गया, प्रतिषेध हो गया। चौथे नंबर पे उत्प्रेषण हो गया और पांचवें नंबर पे अधिकार पृच्छा हो गई, अधिकार पृच्छा, जिसको अधिकार पृच्छा बोला जाता है। अधिकार पृच्छा पांचवें नंबर पे हो गई। अब इन सभी को अपन एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, क्योंकि मेंस और पीटी के अंदर यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है कि सशरीर पेश करना। क्या होता है? ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी बोला गया है इसको, ब्रिंग द बॉडी, सशरीर पेश करना। क्या बोला गया है? सशरीर, शरीर पेश करना, पेश करना। देखिए इसको बहुत आराम से समझिए, सशरीर पेश करना क्या होता है? यदि कोई भी आदमी होता है, उसको यदि कानूनी दायरे के अलावा यदि किसी को बंदी बना लिया जाता है, तो वहां पे आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, तो वहां पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस आदमी, संस्था, संगठन या निजी व्यक्ति जो भी है उसके खिलाफ ये रिट जारी करेगा कि फलाने आदमी को यहाँ पे लेके आओ। यदि पुलिस ने ऐसा कर लिया कि 24 घंटे तक उसको क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, यदि ऐसा नहीं किया तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। ये जारी कौन, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में जा कौन सकता है? क्योंकि आदमी है वो तो बंदी बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, तो उसके जो दोस्त यार हैं, सगे संबंधी हैं, कोई भी आदमी उसकी तरफ से जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है? ठीक है, कब जारी करते हैं, कब जारी करते हैं? कब जारी का मतलब दो बातें दी गई है। पहली बातें क्या दी गई है? पहली बातें दी गई है कि व्यक्ति को अवैध तरीके से, अवैध तरीके से बंदी बनाया गया हो, बनाया गया हो। यदि कोई भी व्यक्ति है उसको अवैध तरीके से बंदी बनाया गया हो तब जारी की जाती है। दूसरी बात इसके अंदर क्या बोली गई है कि व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो वो क्या करती है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उसका मौलिक अधिकार है। यदि उसका उल्लंघन हो रहा है, उस टाइम पे नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवा सकते हो। तो व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, यदि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तब भी क्या किया जाता है? ये रिट जो है आपकी जारी करवाई जा सकती है। तो रिट जारी कब करवाई जाती है? दो कारणों में करवाई जाती है। पहले व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना लिया गया हो, दूसरा व्यक्ति जो होता है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया गया हो, तब जारी की जाती है। ठीक है, आगे देखिए किसके खिलाफ जारी की जाती है। खिलाफ की बात करते हैं, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ जारी की जाती है? तो किसके खिलाफ जारी की जाती है? पहली बात तो कोई एनजीओ हो, कोई एनजीओ वालों ने, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। एनजीओ जो होते हैं उनके खिलाफ जारी करवा सकते हैं। यदि कोई संगठन है उसके खिलाफ आप जारी करवा सकते हो। यदि कोई निजी व्यक्ति है, निजी व्यक्ति, कोई व्यक्ति यदि निजी है, मतलब व्यक्तिगत आदमी है, उसके खिलाफ आप जारी करवा सकते हो। निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी करवा सकते हो, संगठन के खिलाफ जारी करवा सकते हो, एनजीओ जो होता है उसके खिलाफ करवा सकते हो, या कोई संघ होता है उसके खिलाफ आप ये जारी करवा सकते हो। तो किसके खिलाफ जारी होता है? ये हो गया किसके खिलाफ जारी होता है। अब बात होती है कि किसके खिलाफ नहीं होगा, किसके खिलाफ नहीं होगा, नहीं होगी, मतलब किसके खिलाफ आप जारी नहीं करवा सकते। तो किसके खिलाफ नहीं करवा सकते? यदि व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार हिरासत में लिया हो, क्या हो? न्यायिक प्रक्रिया या न्यायालय की अवमानना पर, न्यायालय की अवमानना पर किसी आदमी को न्यायालय की अवमानना के ऊपर पकड़ा जा रहा है और वो जेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि यदि किसी ने विधानमंडल जो है
विधानमंडल की बात करते हैं, विधानमंडल की अवमानना की है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले का मामला है कि यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर क्या हुआ था, पुलिस वालों को सजा सुनाई गई थी। किसके द्वारा? उनका जो स्पीकर था उनके द्वारा। यदि आप इस प्रकार का अवमानना कर देते हो तो भी आपको क्या नहीं किया जा सकता, आप ये रिट जो है वो जारी नहीं करवा सकते। तीसरी बात, यदि कोई आदमी को बंदी बना लिया, कहां पे बना लिया? किसी अन्य देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां पे अपना संप्रभु नहीं है, उसके अलावा यदि विदेश में किसी आदमी को बंदी बना लिया जाता है तो भी आप ये रिट जारी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? विदेश में हिरासत पर, यदि विदेश के अंदर हिरासत में लिया गया, बंदी बनाया गया, तब भी आप ये रिट जारी नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है ना। किसको ब्रिंग द बॉडी, सशरीर आदमी को पेश करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है कि 24 घंटे में व्यक्ति को सशरीर क्या किया जाए, न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जाए। कब जारी करता है? जब व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है, अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है, ठीक है, किसी आदमी को उठा ले जाते हैं या कोई आदमी किडनैप हो जाता है, बच्चा किडनैप हो जाता है, तो उस टाइम पे ये रिट जारी होती है। दूसरी बात, यदि आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश नहीं किया गया तो भी आदमी क्या करवा सकता है, ये रिट जारी करवा सकते हैं। कौन करेगा ये रिट? आदमी तो बंदी है, रिश्तेदार, भाई भाई ये करेंगे, ठीक है। आगे किसके खिलाफ जारी होगी? एनजीओ के खिलाफ होगी, संगठन, निजी व्यक्ति जो संघ है ना, और आपके जो कोई भी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी होंगी, है ना। जो अधिकारी जो हैं वो भी यदि किसी आदमी को बंदी बनवा लेते हैं तो उन आदमी को भी क्या करना पड़ेगा, ये रिट जारी की जाती है, उनके खिलाफ भी। किसके खिलाफ नहीं होगी? यदि न्यायालय की अवमानना होती है, कोर्ट के आदेश से किसी को कारावास हुआ है, या फिर आपके विधानमंडल जो है उसकी अवमानना की गई है, या विदेश के अंदर कहीं हिरासत में है, तब ये रिट जारी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर परमादेश, मैंडामस जिसको बोला जाता है, परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं। हम क्या करते हैं? आदेश देते हैं। और ये एक प्रकार का नियंत्रण है। क्या है? नियंत्रण है। अपने आप में क्या है? नियंत्रण है। किस चीज का नियंत्रण है? क्योंकि ये जो है अधिकारियों के खिलाफ या कोई भी संगठन होते हैं उनके खिलाफ यदि आप निकालते हो तो क्या नहीं, वहां पे क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों जो बचाते हैं अपने, तो उसके लिए क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं कि वो आदेश पूछते हैं। अब बात होती है कि किसके खिलाफ, खिलाफ की बात करते हैं, किसके खिलाफ निकाला जाता है, किसके खिलाफ निकाला जाता है। तो किसके खिलाफ निकाला जाएगा? यदि कोई आदमी लोक पदाधिकारी है। क्या है? लोक पदाधिकारी है। कोई आदमी लोक पदाधिकारी है। लोक पदाधिकारी, लोक पदाधिकारी का मतलब होता है सरकारी आदमी, सरकारी कोई भी पद के ऊपर आदमी बैठा हुआ हो, या सरकार ने उसको स्पेशली बोल दिया। जैसे गांव के अंदर क्या करते हैं कि बोल देते हैं भाई ये मित्र का फॉर्म भरने के लिए तू फलाने दिन 2 दिन के लिए डिपुटेशन पे आ जा, या फिर 2 दिन घर का काम छोड़ के, पढ़ा लिखा है तो यहाँ पे ये काम कर दे, तो उस टाइम पे वो भी एक क्या होगा? लोक पदाधिकारी होगा, ठीक है। पहला बोला गया है कि लोक पदाधिकारी। दूसरा, निगम, इकाई या कोई प्राधिकरण होता है। क्या होता है? कोई निगम होती है, या कोई इकाई होती है, या कोई प्राधिकरण होता है। ट्रिब्यूनल जो होता है उनके खिलाफ ये जारी की जाती है। किसके खिलाफ? लोक प्राधिकारी, निगम, इकाई, प्राधिकरण जो होते हैं उनके खिलाफ। जो एक कनिष्ठ न्यायालय जो होते हैं, छोटे वाले न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, तो ये कनिष्ठ जो न्यायालय हैं, कनिष्ठ न्यायालय के खिलाफ भी, क्योंकि कनिष्ठ न्यायालय के जो जज मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके खिलाफ भी क्या होती है? ये जारी होती है, ये आदेश जो है वो जारी होता है, ठीक है। आगे बोला गया है कि कब जारी करते हैं, इसको जारी कब करते हैं ना, कब करते हैं, कब करते हैं? जब ये लोक अधिकारी जो होते हैं ये अपने पद के ऊपर जो इनको कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है वो कार्य अपने ना करें। जैसे आजकल अपन क्या करते हैं, कहीं पे काम करवाने के लिए जाते हैं और अफसर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई ये काम आपको करना है क्योंकि ये न्याय आपकी अधिकारिता क्षेत्र में है, और यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो हमें लिख के दे दो कि मैं ये काम नहीं कर रहा। इस टाइप से होता है ना, क्योंकि उसको पता होता है कि परमादेश जो रिट है अपनी ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जूता आएगा जो पता नहीं कितना भारी लगे, इसलिए वो क्या है आपका काम कर देते हैं, ठीक है। तो कनिष्ठ न्यायालय के कब जारी करेगा? जारी करने की बात होती है तो कब जारी करेगा कि व्यक्ति अपने लोक पदाधिकारी है और लोक पद पे बैठा है और वो क्या नहीं करता, अपने पद के जो कर्तव्य हैं,
कर्तव्य को नहीं करता। कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर बैठा है, कागज बनवाने जा रहे हैं, वो कागज नहीं बना के दे रहे है, तब ये जारी होती है कि भाई ये क्यों नहीं बना के दे रहा, इसके बारे में हमें लिख के दे दे। लिख के देने का नाम डालते ही प्रेशर हो जाता है, क्योंकि अपने पास रिटर्न एविडेंस हो जाते हैं, अपन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसको लगा के क्या करवा सकते हैं, बड़ा जूता मरवा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पद के कर्तव्य को नहीं करता है तब ये जारी होता है। कोई भी लोक अधिकारी, निगम का अधिकारी, इकाई का, प्राधिकरण का, कनिष्ठ न्यायालय का, पीटी का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ये नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, यदि कब नहीं होगा, यदि लोक अधिकारी जो होता है उसको ये कह दें कि आप अपने सविवेक से काम करिए। जैसे मान लो मैं लोक अधिकारी हूं, मेरे को बोल दिया कि ये जो आपका गरीबी का सर्टिफिकेट आपको गांव में बना के देना है, वो आप अपने सविवेक से बनाइए। तो उस टाइम पे कोई आदमी जाके ये रिट दायर नहीं करवा सकता कि साहब इसने तो मेरा बना के नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को सविवेक की शक्ति दी गई है, उस टाइम पे ये जारी नहीं होगी। ठीक है, कब जारी नहीं होगी, जारी होगी, और कब नहीं होगी। कब नहीं की बात करते हैं। कब नहीं के अंदर सबसे पहले अधिकारी जो है उसको सविवेक से कार्य करने की छूट हो। कब नहीं होगी, जो अधिकारी जो है उसको सविवेक से, विवेक से कार्य करने की छूट हो, कार्य करने की छूट हो, तब जारी नहीं होगी उसके खिलाफ। ठीक है, दूसरी बात, अपना राष्ट्रपति, राज्यपाल है, इनके खिलाफ जारी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल जो हैं आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होगी। किसके खिलाफ नहीं होगी, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं होगी, राज्यपाल के खिलाफ नहीं होगी। यदि अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और यदि वो न्यायिक सेवा के अंदर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी जारी नहीं होगी। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें लिया गया है, हाई कोर्ट जो है उसका चीफ जस्टिस लिया गया है कि हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है वो भी यदि न्यायिक सेवा में लगा हुआ है तो ये रिट जारी नहीं होगी, क्योंकि इनके खिलाफ यदि आप रिट जारी कर दोगे तो फिर व्यक्ति, मैन पावर ही तो होती है भाई, उन आदमी को पदाधिकारी बनाया गया है, आदमी काम तो आदमी करता है, केवल वो पद बनाए गए हैं। ठीक है, और वो पद की ही गरिमा होती है, वहां पे आदमी की गरिमा नहीं होती। ठीक है, उसके निजी और सार्वजनिक अधिकार दो टाइप में बांट दिया जाता है। ये हो गया आपका 2 नंबर की। अब 3 नंबर की और 4 नंबर की, ये दोनों साथ में देख लेते हैं। 3 नंबर पे क्या दिया गया है, प्रतिषेध। क्या दिया गया, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध दिया गया। 4 नंबर पे क्या दिया गया, उत्प्रेषण दिया गया। क्या दिया गया, उत्प्रेषण दिया गया। दोनों ही हैं, ये न्यायिक रिटे हैं। केवल जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वो अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करती हैं। कहां पे जारी करेंगी, अधीनस्थ न्यायालय को जारी करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य कर दें। जैसे मान लो झुंझुनू का जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश झुंझुनू का है, और उसने काम कर दिया डूंगरपुर वाले का, तो वो क्या हो गया, प्रतिषेध, उसको रोका जाएगा कि भाई आपको इस टाइप का काम नहीं कर दिया। और गलती से यदि वो काम हो गया, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा, तो उसको बाद में जाके संविधान निर्माताओं ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि उसके बाद उत्प्रेषण लगा दिया कि हाँ आपने काम कर दिया, फैसला भी दे दिया। भाई आप झुंझुनू आपके अधिकारिता क्षेत्र में आता, आपने डूंगरपुर कोर्ट का कर दिया काम, अब कर दिया वो तो ठीक है, अब ये उत्प्रेषण के जरिए उस रिट को क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, और बाद में इसके अंदर सुधार करके ये बोलेगा कि सक्षम जो न्यायालय है, या सक्षम न्यायालय कौन होगा, डूंगरपुर जिला न्यायालय होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, उसको ये मामला उत्प्रेषण करेगा, भेजेगा, उत्प्रेषित करेगा। ठीक है, उसको भेजेगा और भेज के वापस उस फैसले के अंदर सुधार होकर फैसला दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किनके खिलाफ जारी करते हैं, किनके खिलाफ जारी नहीं करते। दोनों में समानता भी देख लेंगे, दोनों में अंतर भी एक साथ देख लेंगे। बहुत बार पूछा जाता है, इंटरव्यू, मेंस, पीटी, हर बार आता है। उत्प्रेषण की बात करते हैं, किसके खिलाफ होगी, किसके, या तो न्यायिक है, न्यायिक का मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय है उनको, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, या जिनको कनिष्ठ न्यायालय, छोटे न्यायालय बोल सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी न्यायालय बच गए वो छोटे न्यायालय हो गए। या अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक पदाधिकारियों के खिलाफ की जाती है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक, क्योंकि ये जो है न्यायिक है, न्यायिक रीटें हैं, दोनों ही, दोनों की दोनों रीट हैं। न्यायपालिका जो है वो छोटे न्यायालय जो होते हैं उनके खिलाफ जारी करती है। कब जारी कर, देखिए कैसे करती है। न्यायिक का मतलब क्या हो गया, न्यायिक
मतलब क्या हो गया, जहां पे फैसले का अंतिम जो निपटारा होता है वो न्यायाधीश करते हैं, जुडिशरी पावर से करते हैं, उसको न्यायिक बोलते हैं। और अर्ध न्यायिक क्या बोलते हैं, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, जैसे एसडीएम है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट एंड सब डिवीजन ऑफिसर होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो उन दोनों को दोनों प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों की दी गई हैं। वो सॉरी, दीवानी की दी गई है, तो दीवानी के अंदर भी आपका किसका दिया गया है, उसको अर्ध न्यायिक दी गई है, अर्ध न्यायिक दी गई है कि वो फैसला कर सकते हैं, कोई जमीन जायदाद है उनका फैसला कर सकते हैं। तो वो होगी, यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई फैसला करे वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जो फैसला करे वो न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, किसके किसके खिलाफ की बात कर ली, पहली बात तो अपन ने क्या कर ली, किसके खिलाफ जारी की सकती है। दूसरा बात होती है कि एक न्यायिक रीट है, क्या है, न्यायिक रीट है ना। फिर तीसरी बात ये होती है कि ये जो रीट है ना, ये जब मामला चल रहा हो, प्रक्रियाधीन हो, या फिर कोई फैसला आया नहीं हो, है ना, केस जो है वो कोर्ट में चल रहा हो, क्या हो, मामला प्रक्रियाधीन हो, प्रक्रियाधीन हो। यदि मामला प्रक्रियाधीन हो, उसका फैसला आया नहीं है, तब ये जारी की जाती है कि भाई आपको इस टाइप का काम नहीं करता, आपको डूंगरपुर न्यायालय का काम नहीं करना, आप झुंझुनू के हो, झुंझुनू का ही काम कीजिए। इस टाइप की हिदायत देके उस मामले की प्रक्रिया को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है। क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि यह निवारक है, निवारक है, क्योंकि ये काम फैसला देने से पहले ही ये रिट जारी की जाती है, फैसला देने के बाद आते ही इसमें चले जाएंगे। तो रिट दोनों सेम ही है, फैसला देने से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निवारक है। ये क्या है, निवारक है, केवल न्यायिक रिट है, न्यायपालिका के खिलाफ ही। ये निजी व्यक्ति, संस्था, कोई एनजीओ, कोई विधायी शक्तियां, किसी के खिलाफ जारी नहीं होती, केवल और केवल न्यायिक शक्तियों के खिलाफ जारी होंगी। ठीक है, अर्ध न्यायिक के अंदर आपके प्रशासनिक अधिकारी हो गए, जो न्याय करने की जो अंतिम फैसला देने की क्षमता रखते हैं, उनको अर्ध न्यायिक बोल दिया। न्यायिक बोल दिया आपको जो न्यायाधीश होते हैं उनको। अब बात होती है उत्प्रेषण, ये भी किसके विरुद्ध होगी, किसके विरुद्ध जारी होगी, ये जो जारी होगी ये भी इन्हीं के विरुद्ध जारी होगी। न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो है उन्हीं के खिलाफ जारी होगी। ठीक है, आगे बोला गया है कि ये मामला प्रक्रियाधीन हो और ये पूरा का पूरा केस सल्ट गया हो, क्या हो, जब मामला समाप्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो। यदि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, इन लोगों ने कह दिया, डूंगरपुर वाले का काम कर दिया, झुंझुनू वालों ने, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कर दिया, जो उसकी अधिकारिता क्षेत्र में है ही नहीं। यही तो पूछने के लिए जारी की जाती है कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। यदि पहले पता चल जाता है प्रक्रिया चल रही है, तो प्रतिषेध रिट जारी कर देते हैं कि भाई इस काम को आप यहीं रोक दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, निवारक कर दीजिए, सुधार कर दीजिए। ठीक है, यदि मामला यहां तक समझ में नहीं आया, बाद में पहुंचा, तो क्या हो जाता है, मामला जब समाप्त हो जाता है तब पहुंचता है, तो क्या किया जाता है, इसको खत्म किया जाता है। इसमें फैसला जो होता है, फैसला उसको खत्म किया जाता है, फैसला जो होता है उसको समाप्त किया जाता है। फैसला जो भी दे दिया जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फिर बोला जाता है कि आप जो हैं सक्षम न्यायालय में जाइए, सक्षम न्यायालय में। तो सक्षम न्यायालय कौन सा हो गया, डूंगरपुर का यदि मामला है तो डूंगरपुर हाई जिला कोर्ट जो है सक्षम न्यायालय हो गया। यदि वहां मामला नहीं सुलझ रहा है तो जयपुर हाईकोर्ट में जाइए, वहां पे आपका सक्षम न्यायालय हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब इस मामले को बिगड़े हुए का क्या कर रहा है, ये ठीक से समाधान कर रहा है। क्या कर रहा है, समाधान कर रहा है कि हाँ भाई ये समाधान भी करती है और साथ में क्या है, निवारक करके नया फैसला भी देती है। तो समाधान के साथ साथ निवारक भी है। ये जो रिट है आपकी समाधान के साथ साथ क्या है, निवारक भी है। कितना अच्छा इसका डायग्राम है, बहुत अच्छी चीज इसके अंदर दी गई है। दोनों न्यायिक रिटें हैं, एक साथ पढ़ने पे आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। उत्प्रेषण ऊपर मंगवा लेते हैं फैसले को और प्रतिषेध रोक देते हैं, बीच में ही रोक देते हैं, ये प्रतिषेध हो गया। आगे देखिए, आगे पांचवी जो रिट आती है अधिकार पक्षता, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, क्यू वारंटो। अधिकार पक्षता जो है ना, ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से काम करते हो। कई बार क्या होता है कि पटवारी जो होता है वो भी तहसीलदार एसडीएम के काम कर देता है, उसके खिलाफ जारी होती है कि भाई तू ये है, तेरी औकात पटवारी की है, या फिर तू सिपाही है, काम कर दिया तूने आईपीएस के। तो उस टाइप में पूछा जाता है कि भाई तूने किस अधिकार से ये काम किया,
किस योग्यता के आधार पे तू चुन के आया है, किस योग्यता के आधार पे तूने ये काम किया, क्या तू इस काम को करने में सक्षम है या नहीं, ये प्रक्रिया जो तूने अपनाई है क्या ये प्रक्रिया सही है या गलत है, यही बात इसके अंदर बोली गई है। अधिकार प्रस्ताव, अधिकार प्रस्ताव, किस अधिकार से काम कर रहे हो, क्या पूछना होता है, किस अधिकार से, किस अधिकार से कार्य कर रहे हो, किस अधिकार से इस पद के ऊपर आप कार्य कर रहे हो। अब इसके अंदर बोला गया कि शर्तें दे दी, शर्तें दे दी कि जैसे क्या होता है, कोई पटवारी होता है, पटवारी होता है और वो एसडीएम का काम करने लग जाता है, तो उसको पूछना पड़ता है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैं हूं, मेरा पिताजी है, दोनों एक ही सेवा में हैं, मैं मेरे पिताजी से हाई रैंक पे हूँ, मेरे पिताजी मेरे से हाई रैंक पे है, कभी वो मेरा काम कर दे, कभी मैं उनका काम कर दूं। इस टाइप का सरकार ने बैन लगाने के लिए, भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए, बाप की जगह बेटे को काम करवाने के लिए, बेटे की जगह बाप को, बीवी की जगह आदमी को, आदमी की जगह ससुर को, इस टाइप के पूरे सिस्टम को, जिस आदमी को जहां के लिए चुना है केवल वो ही आदमी उस योग्यता, अपनी पूरी योग्यता के साथ काम करेगा। इसलिए ये रिट जोड़ी गई है, कितनी काम की चीज है, इसमें यही बातें। आगे देखिए, यदि ये पटवारी है, एसडीएम का काम कर रहा है, तो इसको पूछा जाएगा, ठीक है, किनके खिलाफ जारी की जाती है, खिलाफ, किसके खिलाफ जारी करेंगे, सबसे पहले लोक अधिकारी जो होंगे, लोक पद धारण या ग्रहित अधिकारी जो होंगे, लोक पद जो है उसको धारण करने वाले होंगे या उस पद को ग्रहण करने वाले जो अधिकारी होंगे, इसके खिलाफ जारी की जाएगी। दूसरी बात, पद जो है वो अवैध तरीके से हो, अवैध तरीके से धारण हो। यदि जो पद है वो अवैध तरीके से धारण किया गया हो, कि वो है पटवारी, काम करे एसडीएम का, तब भी जारी होगी। ऐसा नहीं कि भाई मैं हूं, लीगल काम होता है, जैसे मैं गया एसडीएम के पास गया कि साहब मेरी एक रिपोर्ट लिखनी है, तो तब वो मना कर सकते हैं कि भाई जो आपकी रिपोर्ट है वो थाने में लिखी जाएगी, और अब मैं जाके कह दूं साहब मेरा जो दीवानी मामला है वो देखना है, तो वो मामला कौन देखेंगे, एसडीएम साहब देखेंगे। तो जिसके पास जो अधिकार क्षेत्र है और जो करने में सक्षम है, फिर वो उस काम के लिए मना कर रहा है, तब ये जारी की जाती है। या जब वो मना कर रहा है या फिर वो एक पटवारी होते हुए किसका काम कर देता है, एसडीएम का काम कर देता है, तब वो ये जारी की जाती है। पूछा जाता है कि किस अधिकार से तूने अपने बुत्ते से बाहर जाके ये काम किया। इसमें ये कहा है कि किस अधिकार से तूने इस बुत्ते से बाहर काम किया, यही बात इसके अंदर है। अवैध तरीके से पद धारण किया गया हो, और पद जो होगा वो कोई लोक अधिकारी का होना चाहिए, पद सरकारी होना चाहिए, लोक अधिकारी का पद होना चाहिए, अवैध तरीके से पद जो है धारण किया जाना चाहिए। इसमें क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है, इसमें पूछा ही तो जाता है ना, परीक्षा है ना, परीक्षा, तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आपकी योग्यता, क्या आपने ये जो पद धारण कर रखा है इसके लिए आप योग्य हैं। दूसरी बात, आपने जो ये पद धारण कर रखा है इसके लिए आप योग्य हैं, या आप दावा कर रहे हो वो सही है क्या, आपका जो दावा है वो सही है क्या, है ना, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो प्रक्रिया सही है क्या, प्रक्रिया सही है क्या। इन सब की जांच होती है, इन सब की क्या होती है, जांच होती है, जांच होती है, इन सब की जांच होती है। अब ये किनके खिलाफ जारी नहीं किया जाता, ये भी तो एक रोड़ा है। भाई जारी तो कर दिया जाता है, ठीक है, अब किनके खिलाफ नहीं किया जाता, यूपीएससी पीटी, आरपीएससी पीटी में यही पूछा जाता है। नहीं की बात करेंगे, नहीं की, तो नहीं के अंदर मंत्री के जो भी कार्यालय होंगे, मंत्रियों को यहाँ पे छूट दी गई है। क्या भाई मंत्री भी लोक पद पे तो है ही, प्रधानमंत्री ये भी एक लोक पद है ना, तो इनके कार्यालयों को रोका गया है। क्या बोला गया है, मंत्री कार्यालय इसके अंदर नहीं आएंगे, मंत्री के जो कार्यालय होंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे। और किसी के निजी के खिलाफ ये लागू नहीं होगा, किसके खिलाफ नहीं होगा, निजी के खिलाफ लागू नहीं होगा। यदि कोई आदमी का प्राइवेट ऑफिस है वहां पे आपको नहीं पूछा जाएगा, वहां पे फार्म भरनियो बने वो मतलब कहीं प्राइवेट डॉक्टर नहीं होते क्या, उसके ऊपर बैठ के काउंटर के ऊपर वही फार्म भर देते हैं आपका, और आगे जाके वही सोनोग्राफी कर देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के वही दवाइयाँ लिख देते हैं, और दवाइयाँ निकाल के मेडिकल में जाके क्या कर देते हैं, वही अपनी पर्ची के अंदर पूरी दवाइयाँ लिख के और वही आपको बिल बना के दे देते हैं। तो वो वहां पे निजी है, वो उसका हॉस्पिटल निजी है, वहां पे वो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे आप पूछ सकते हो। सरकारी हॉस्पिटल में जो चपड़ासी है, चपड़ासी वो काम करेगा, वो डॉक्टरी डिग्री क्यों करे, है ना, लेकिन प्राइवेट के मायने वो भी डॉक्टरी डिग्री कर दे है। इसलिए बोला गया कि निजी के खिलाफ नहीं है,
मंत्री के जो कार्यालय हैं, आप मंत्री के छाती पर जाके चढ़ जाओ, भाई आप तो जलदाय विभाग के हो और आपने किसकी मांग कर ली रोड की, कि भाई खड़ोत से लेके इरवा की जो रोड टूट फूट गई थी उस रोड को बनाएंगे, और आप किस डिपार्टमेंट में, जलदाय विभाग में हो। तो इस टाइप का वहां पे जाके आपको नहीं पूछना होगा। यह आपकी रिट अधिकारिता है, बहुत इजी तरीके से अपन ने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं इससे बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।